वह लड़की तंदूर में पूरी तरह जल के राख हो चुकी थी। उसको ऐसे समझो जैसे तंदूर में उसकी चिता बना दी गई हो। उसकी बॉडी का कतरा कतरा और हड्डियां भी उसमें जलने लगी थी। पुलिस वालों ने स्थिति देखी तो वह लोग देखकर घबरा गए कि आखिर ऐसी दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है। आज हम इसी केस के सिलसिले में बात करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है खेमचंद विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज एम्पायर। और इस बात को हम शुरू से शुरू करते हैं। आज मैं आपको ऐसी हत्याकांड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ टाइम पहले लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत हो गई थी कि वह लोग उस होटल में जाते थे और हर एक होटल में पूछते थे कि यहाँ तंदूर है, और अगर तंदूर होता था तो वह लोग होटल में खाना नहीं खाते थे और वहाँ से लोग भाग जाते थे। तंदूर का खाना लगभग बंद हो चुका था तो लोग जहाँ पर तंदूर होता था लोग वहाँ पर खाना नहीं खाते थे। 2 जुलाई 1995 की बात है। लगभग जनपद में कनॉट प्लेस के पास एक होटल हुआ करता था। अशोक यात्री निवास के पास एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। वहाँ पर ना कुछ आग की लपेटें लोगों को उठते हुए दिखाई देती हैं। यह अशोक यात्री निवास ठीक मेरिडियन होटल के सामने हुआ करता था और उसी अशोक यात्री निवास में एक बगिया नाम का रेस्टोरेंट भी हुआ करता था। पर अब वह अशोक यात्री की जगह पर लीला होटल है। जब यहाँ आग की लपेटें लीला होटल के बगिए से उड़ती हुई दिखाई देती है, वहाँ पर एक अनौरो देवी नाम की औरत जहाँ पर सब्जी बेचा करती है, वह चिल्लाती है और उसकी तरफ भागती है और भागते भागते चिल्लाती जाती है कि आग लग गई है, आग लग गई है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यह शोर शराबा सुनकर आसपास जो पुलिस गश्त देती थी वह भी सुनकर उसके पास आ जाती है। एक गार्ड का नाम अब्दुल नजीर था और दूसरे का नाम चंद्रपाल था, जो वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर जब वह देखते हैं तो वह वाकई में देखते हैं कि आग की लपेटें काफी ऊपर तक जा रही थी। तब अब्दुल नजीर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उसे उस बगिया रेस्टोरेंट में 2 लोग दिखाई देते हैं। फिर वह होमगार्ड चंदन पाल को बाहर ही रहने को कहता है और वह अंदर चला जाता है। तो उसी गेट पर अंदर जाते ही होटल का मैनेजर केशव कुमार पाल भी था। फिर वह उससे पूछता है कि आप इस तंदूर में क्या जला रहे हैं, आग को बुझाने की बजाय और आग को भड़का रहे हैं। तब मैनेजर बोलता है कि हम कांग्रेस के कुछ पोस्टर और बैनर जला रहे हैं। बहुत सारे पड़े हुए थे, बहुत सारा कचरा हो गया था जिसको हम जला रहे हैं। तब भी अब्दुल को यकीन नहीं होता है। वह तंदूर के पास जाने की कोशिश करता है पर मैनेजर उसको रोक देता है कि वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है और कहता है कि हम बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम इसको बंद कर देंगे। समझा बुझाकर वह अब्दुल को बाहर तो भेज देता है, लेकिन अब्दुल को शक हो जाता है। अब्दुल जाते जाते यही सोचते रहता है कि आखिर उस तंदूर में जल क्या रहा था, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि बटर को तंदूर में फ्राई किया जा रहा हो। और उसे इस बात से भी डर था कि कहीं तंदूर की आग की लपेटों में आसपास के घर ना आ जाएं और पूरी कॉलोनी में आग ना फैल जाए। बाद में अब्दुल पीछे से जाकर दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केशव उसे फिर मिल जाता है और केशव रोकता है कि साहब मैं सिर्फ पोस्टर और बैनर जला रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। केशव उसे फिर भी समझाते रहता है पर उसे केशव का रोकना उसे एकदम शक की ओर आकर्षित करता है। केशव की घबराहट और उसकी सकसकाहट में वह समझ जाता है कि कुछ में कुछ लफड़ा ही है और अब्दुल जबरदस्ती उस तंदूर के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही अब्दुल तंदूर के पास पहुंचता है तो अब्दुल वहां उस तंदूर में जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी वजह क्या थी, आइए हम उस कहानी को पूरा डिटेल में बताते हैं आपको। इस कहानी के सबसे अहम कैरेक्टर जो है वो है दिल्ली का सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के कारण उससे जुड़े सभी अधिकारियों से उसकी मुलाकात होती रहती थी। इसी मुलाकात के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन नैना साहनी से होती है और नैना साहनी के थ्रू मतलूम करीम से नैना साहनी और नैना साहनी से मतलूम करीम दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दोनों ही काफी पुराने दोस्त थे और दोनों ही क्लासमेट थे जो दिल्ली में पढ़ा करते थे। तो जब दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुनील शर्मा जब नैना साहनी से मिलता है तो वह उसको दिल दे बैठता है और उसी के बाद मुलाकातों का सिलसिला चालू हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ते जाता है और आपस में मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में मंदिर मार्ग रोड में स्थित एक सरकारी फ्लैट में रहने लगते हैं। पर सुनील शर्मा इस रिश्ते को समाज के सामने उजागर कभी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ ही वक्त के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। नैना साहनी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी पर सुनील शर्मा ऐसा नहीं करना चाहते थे। वह रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते थे और हमेशा उसे बहलाता फुसलाता था और उसके साथ फिर मारपीट करने लगता है। पर नैना साहनी यह सब देख देख कर वह थक चुकी थी। इसी के बीच वह अपनी पुराने दोस्त मतलूम करीम से बातें करने लगती है और अपने दिल की पूरी बातें उसको सुनाने लगती है। सुनील शर्मा को यह पता चलता है कि नैना उससे बात करती है और यह चीज उसको पसंद नहीं आती है। उसके मन में इन दोनों के प्रति न एक शक बैठ गया था। वह हमेशा नैना को
मतलूम से बात करने के लिए मना करता था, पर नैना का मन इसलिए उससे जुड़ा था क्योंकि उससे बात करके वह अपने आप को हल्का फील करती थी, जिसकी वजह से सुनील शर्मा और नैना साहनी के बीच और झगड़े बढ़ जाते हैं। नैना साहनी अपने पति से इतना दुखी हो गई थी कि वह उसको छोड़कर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना लेती है, जिसके बारे में वह हमेशा अपने दोस्त मतलूम से बात किया करती थी और उसी की मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान वो पूरा कर चुकी थी। 2 जुलाई 1995 की बात है। शाम को लगभग 7:30 बजे हमेशा की तरह सुनील शर्मा अपने मंदिर मार्केट फ्लैट 802 में वह शाम को पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि नैना साहनी घर के लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है। नैना साहनी उसे देखते ही फोन का रिसीवर रख देती है। सुनील शर्मा इस बात को पूछता है कि किसका फोन था। नैना बिना किसी बात किए अपना बियर का गिलास उठाकर वह अपने रूम में चली जाती है। इस चीज को देखकर सुनील शर्मा को बहुत गुस्सा आता है, तो वह लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और रीडायल नंबर उसी पर दोबारा कर देता है। और वह इसकी आदत बन चुकी थी। जब सुनील शर्मा रोज वापस आता था वह नंबर रोज उठाता है, रीडायल करता है और देखता है कि दूसरी तरफ से मतलूम बोल रहा है। हमेशा का यह हो गया था, जैसे ही बाहर जाता था तो नैना उससे बात करने लगती थी। मतलूम करीम वहां से हेलो हेलो बोलते रहता था और सुनील शर्मा कुछ नहीं बोलता था। सिर्फ सुनील शर्मा चेक करने के लिए ही उसको फोन करता था, आखिर किसको फोन लगाती है। यह देखकर उसका गुस्सा एक दिन फूट जाता है और सीधे वह नैना साहनी के पास पहुंच जाता है। वह बोलता है कि मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम उससे दोबारा क्यों बात करती हो और क्यों उसे बार बार फोन लगाती हो। और नैना साहनी पलटकर जवाब देती है कि तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस एक जवाब ने सुनील शर्मा का गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि उसने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाला और एक के बाद एक 3 फायर नैना की छाती पर कर दिए। अब एक गोली नैना के सर पे लगती है, एक गर्दन पे लगती है और एक छाती पे लगती है। उसकी मौत के थोड़ी देर बाद जब सुनील शर्मा का गुस्सा शांत होता है और उसे होश आता है तो वह सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वह सुनील शर्मा भी घबरा जाता है क्योंकि उससे यह जानबूझ के नहीं हुआ था, यह कोई प्री मर्डर नहीं था। वह सब गुस्से में हो गया था, इसलिए वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वह लाश और बॉडी को काली पॉलीथिन में रैप करता है और वह पैक करके बॉडी को ब्लड साफ करके बॉडी को रख देता है साइड में। यह करते करते करीब 9 से 10 बज चुके थे। वह बॉडी को घसीटकर बाहर लाता है और वह अपनी व्हाइट कलर की मारुति 100 की डिग्गी में नैना साहनी की लाश को पटक देता है और वह तेजी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, वह लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। वह समझ चुका था कि अगर लाश को ठिकाने नहीं लगाया गया तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा और उसके ऊपर केस भी हो सकता है। वह सोच रहा था कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो मेरी पोल नहीं खुलेगी और लाश मिल जाएगी तो मेरी पोल तो खुलना निश्चित ही है। यह सोचते सोचते अपनी कार को वह पूरे कनॉट प्लेस में इधर से उधर दौड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपनी कार का मुंह आरटीओ की तरफ मोड़ देता है और आरटीओ की तरफ मोड़ने के बाद वह वहां के पुल पर पहुंच जाता है और सीधा आरटीओ ब्रिज पर यमुना पार करने के लिए बनी हुई उस ब्रिज के पास खड़ा हो जाता है। अब वह कभी ब्रिज के नीचे गाड़ी चलाता, कभी ब्रिज के ऊपर गाड़ी चलाता, कभी वह इधर जाता, कभी वह उधर जाता, कभी वह गाड़ी को फास्ट चलाने लगता, कभी स्लो चलाने लगता। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि आखिर किया क्या जाए। और ऐसा करते करते रात को करीब 10 साढ़े 10 बज चुके थे। उसका मकसद यह था कि रात को वह लोगों से छिपाकर नैना साहनी की लाश को यमुना में फेंक देगा। पर उस दिन ट्रैफिक बहुत था और इसी ट्रैफिक के इंतजार में वह अपनी कार को इधर से उधर घुमा रहा था। मगर काफी टाइम हो गया था पर ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसको यह डर भी था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, किसी ने मुझे देख न लिया हो तो मैं फंस जाऊंगा। उसके बाद उसका इरादा बदल जाता है। वह गाड़ी को मोड़ देता है और कनॉट प्लेस वाले एरिया में ले जाता है जहां पर उसका रेस्टोरेंट था। अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में वह लाश को लेकर पहुंच जाता है। वह करीब 10 साढ़े 10 बजे पहुंचता है। तब तक लोग वहां खाना ही खा रहे थे। वह गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाता है और पार्किंग में लगाकर अंदर पहुंच जाता है और वहां पर केशव कुमार से बात करने लगता है। दरअसल वह रेस्टोरेंट सुनील शर्मा का ही था जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने केशव कुमार को दे दी थी और केशव बहुत पुराना उसका दोस्त भी था। केशव के पास पहुंचकर वह कहता है कि इस रेस्टोरेंट बंद करो। सुनील शर्मा की यह बात सुनकर केशव कुमार चौंक जाता है। लोग खाना खा ही रहे थे और नॉर्मली यह रेस्टोरेंट 10 से 11 बजे साढ़े 11 बजे के आसपास तक खुला रहता था। पर वह सुनील की बात को टाल भी नहीं सकता था। जो जितने लोगों ने खाना खाया तो ठीक है, नहीं तो जो ज्यादा लोग थे उनको मना कर दिया गया कि खाना खत्म हो गया और हमारा रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो चुका है। जब सब लोग चले गए तो उसने बोला कि जितने भी अपने कर्मचारी हैं सबको पैसे दो के बाहर खाना खाएं और यहाँ से जाएं। उसके बाद सुनील ने बगिया रेस्टोरेंट की पूरी लाइट बंद करवा दी। अब उस रेस्टोरेंट में 2 ही लोग बचे हुए थे, एक तो मालिक सुनील शर्मा और दूसरा मैनेजर केशव। अब केशव ने लास्ट में
इसका कारण पूछा तो सुनील ने उसको पूरी कहानी बताई और बोला कि अब मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव इस बात को सुनकर घबरा जाता है, लेकिन फिर पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। उस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में अंधेरा था, बस सब कुछ काम बंद हो चुका था, लेकिन तंदूर अभी भी जल रहा था। तब सुनील शर्मा कहता है कि इस लाश को इसी तंदूर में जलाएंगे कि इसका नामो निशान ना बचे। यह बात सुनकर सुनील घबरा जाता है। पुराना साथी और राजदार था तो उसे उसमें मदद करनी पड़ती है। इसके बाद वह दोनों मिलकर नैना की लाश को उठाकर तंदूर के पास ले जाते हैं। इसके बाद वह बेडशीट और पन्नी को हटाकर उसकी बॉडी को तंदूर में डाल देते हैं। और लाश सही तरह से तंदूर में जा नहीं रही थी, उसको पकड़ के मोड़ मार के उसको तंदूर के अंदर भर देते हैं लाश को, और उसमें लकड़ी वगैरह डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद सुनील शर्मा देखता है कि लाश तो बहुत धीरे धीरे जल रही है, पर वह सोच रहा था कि लाश जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए और जल जाए। तब वह केशव से उधर पे पड़े यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगाता है, वह अपनी रैलियों में इस्तेमाल किया करता था। उस सारे बैनर और पोस्टर तंदूर के ऊपर रख देता है और उसमें भी आग लगा देता है। आग तेज तो होती है, मगर फिर भी वह चाहता था कि आग और तेज जले, तो तंदूर के आसपास जितना ही मक्खन पड़ा होता है और पूरा मक्खन रेस्टोरेंट से उठाकर तंदूर में डाल देता है। अब तंदूर डल तो गया था, लेकिन आग की लपटें बहुत तेज उठने लगी थी। सुनील शर्मा मक्खन उसमें डालते ही जा रहा था, जिसके बाद आग बहुत तेजी से उठती है और बॉडी बहुत ज्यादा तेजी से जलने लगती है, और यह आग इतने ऊपर चली जाती है कि वह रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगती है। और यही वो गलती कर देता है। इस लाश के साथ बटर जलने का और आग की लपटों का इतना उठने के बाद उसका ध्यान खींचा। तभी अनारी देवी ने और आसपास के लोगों ने वहां पर देखा, और फिर कांस्टेबल अब्दुल नजीर ने भी यही चीज देखकर वहां पहुंचकर यह चीज देखी। यह चीज देखकर कांस्टेबल नजीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सब देखकर अब्दुल घबरा जाता है, भागकर बाहर आता है और वायरलेस से पुलिस को सूचना देता है और फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देता है। अगर कांस्टेबल अब्दुल उस रात गुस्सा करके और बदमाशी से अंदर नहीं जाता तो वह कांट नहीं खुलता, शायद वह राज का राज ही रह जाता। इस केस में जैसी अब्दुल ने बहादुरी दिखाई, वो इस केस को सॉल्व करने में बहुत कारगर साबित हुई। फिर जब वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस लेकर बहुत सारा बल लेकर पहुंच जाती है, तो सुनील शर्मा को लगता है वह पकड़ जाएगा, तो वह बाहर के गेट से निकलकर फरार हो जाता है। अब किसी तरह तंदूर की आग को बुझाया जाता है। उसमें से अधजली लाश निकाली जाती है। अधजली लाश निकालने के बाद केशव को गिरफ्तार किया जाता है। लगभग आधे से ज्यादा लाश जल चुकी थी, उसकी आंतें वगैरह भी बाहर आ चुकी थी। लगभग उसे पहचानना नामुमकिन के बराबर था। अब करीब 2 बज चुके थे रात में। एरिया के सारे आसपास के पुलिस और बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे पहुंच चुके थे। अब उसी वक्त उसी एरिया के ज्वाइंट सीपी मैक्सवेल परेरा को खबर दी जाती है और वह उसी वक्त वहां पर पहुंच जाती हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर केशव कुमार से पूछताछ चालू होती है, पर वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है, इधर से उधर घुमाते रहता है। अभी भी पुलिस वाले को सुनील शर्मा के बारे में बिल्कुल भनक भी नहीं थी। उसी दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि यह लाश एक महिला की है और मौत को जलने का कारण बताया गया। तब सुबह उस तंदूर को और अच्छी तरह खंगाला गया तो उसमें पायल भी मिले, मगर लाश किसकी है यह भी अभी एक पहेली ही थी। केशव मुंह नहीं खोल रहा था और पुलिस हमेशा अपना प्रयास करते ही जा रही थी। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी कि मरने वाले की पहचान करना है। इसके बाद जब यह खबर मीडिया में आई तो तहलका मच गया। जिसने भी यह खबर सुना तो रूह कांपने लगी। इस तरह से एक लाश को तंदूर में जलाया गया था। सुनील शर्मा जब रात को उस वक्त फरार हो जाता है, डैड के काफी अच्छे दोस्त के साथ उन्होंने रात गुजारी और उसके बाद नेक्स्ट डे दिल्ली से जयपुर वह निकल जाता है और जयपुर से फ्लाइट लेकर वह मुंबई जाता है और मुंबई से वह मद्रास पहुंच जाता है। जब यह खबर अखबार में छपी, नैना साहनी के दोस्त मतलूम में भी वगिया रेस्टोरेंट की यह खबर पड़ी। उसे कुछ शक हुआ। तब वह पुलिस स्टेशन पहुंच चुका और उसने कहा लाश की पहचान मैं करने में मदद करूंगा। उसने देखा तो नैना साहनी की अंगूठी थी और उसने अंगूठी को देखकर नैना साहनी को पहचान लिया कि यह लाश तो नैना साहनी की ही है। उसने बताया कि नैना साहनी के पति महेश यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पहली बार पुलिस के पास 2 नाम थे। फिर इसके बाद पुलिस ने उसके पति को ढूंढना चालू किया तो पता चला कि वह 2 जुलाई की रात से ही गायब है। पुलिस को शक और ज्यादा हो गया। अब हर जगह पुलिस को ढूंढने में उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी और पुलिस सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। 2 दिन बाद यह खबर हेडलाइन बढ़ चुकी थी, देश में फैल चुकी थी
और जिस तरह से अपनी बीवी को तंदूर में जलाया जाने लगा था, इस बात को सुनकर लोगों के मन में गुस्सा बहुत ज्यादा फूट चुका था, जिससे वह सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे पुलिस और प्रशासन पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है। अब पुलिस को उस घर में खून के निशान और खाली बुलेट्स के कैप मिलते हैं। अब यहाँ पर यह देखकर एक अलग थ्योरी मिलने लगी। पुलिस यह चीज देखकर बहुत कंफ्यूज हो गई, क्योंकि क्राइम सीन यह बता रहा था कि हत्या के लिए गोलियों का यूज किया गया है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कुछ नहीं बताया गया था। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि आग के लगने से मौत हुई है। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल प्रसन्ना बी करुणाशंकर के कहने के बाद लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अब उसके बाद बॉडी में गोलियों के 2 निशान पाए गए और उसके बाद पता चला कि बॉडी को पहले मारा गया, इसके बाद तंदूर में जलाया जा रहा था। मगर पुलिस फिर भी यह तय करना चाहती थी कि यह लाश नैना साहनी की है या नहीं है, क्योंकि मकबूल ने सिर्फ अंगूठी को देखकर ही पहचाना था। पुलिस ने फिर नैना साहनी के घर वालों को शनाख्त के लिए बुलाया, पर बॉडी की ऐसी हालत थी कि उन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद देश में पहली बार लिमिटेड तकनीक और डीएनए का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई और उस लाश का और नैना साहनी के घर वालों का सैंपल लिया गया। रिपोर्ट के सैंपल के मैच में काफी हद तक नैना साहनी के चेहरा सामने आ गया था कि यह लाश नैना साहनी की ही है। पुलिस अब कंफर्म हो गई थी कि मरने वाली कोई और नहीं, सिर्फ नैना साहनी ही है। जब यह सारी बात सामने आ गई तो बगिया रेस्टोरेंट के केशव को दबोचा गया और उनकी अच्छी तरीके से मरम्मत की गई। फिर केशव ने सारी चीजों की सच्चाई बताई। इसके बाद बताने के बाद पुलिस ने पूरी ताकत लगाई और सुनील शर्मा को ढूंढने में पूरी जी जान लगा दी। उधर सुनील शर्मा मद्रास पहुंचकर अपना पूरा हुलिया बदल चुका था। उसने अपने बाल पूरे कटवा दिए थे कि कोई उसे पहचान ना पाए। सुनील शर्मा एक वकील की मदद से अग्रिम जमानत लगाता है कि हमने यह कत्ल नहीं किया है, उसके लिए अग्रिम जमानत लगा दी जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो, इसीलिए उसे अग्रिम जमानत चाहिए। फिर वह बेंगलोर चला जाता है, पर किसी तरह दिल्ली पुलिस को बेंगलोर की खबर लग जाती है। वह दिल्ली पुलिस बेंगलोर के पुलिस वालों से कांटेक्ट करती है और ज्वाइंट सीपी मैक्सवेल परेरा अपनी टीम के साथ बेंगलोर निकल जाती हैं। जब उसको यह पता चलता है कि पुलिस ढूंढते हुए बेंगलोर आ चुकी है, तब वह बेंगलोर कोर्ट में जाके अपने आप को सरेंडर कर देता है। इस घटना के 8 दिन बाद 8 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुनील शर्मा को पकड़कर बेंगलोर से दिल्ली ले आती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सारी चीजें फिर बताने लगता है और सारा जुर्म कबूल करता है। फिर पुलिस बोलती है कि तुमने सिर्फ अगर कत्ल किया होता और अपना गुनाह कबूल कर लेते तो शायद तुम्हें सजा कम मिलती, लेकिन तुमने यह सब किया है जिसके बाद सजा तुमको बहुत ज्यादा मिले। उसके बाद रिकॉर्ड 26 दिन बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट दिल्ली हाई कोर्ट में हाजिर कर दी और लोअर कोर्ट में यह मामला 1995 से 2003 तक चला और 7 साल बाद 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने इस केस को बहुत ही बेरहम तरीके से माना और उसको मौत की सजा सुना दी। कोर्ट ने यह चीज भी मेंशन की कि मौत के बाद जिस तरीके से इस लाश को तंदूर में जलाया गया, आज तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसको सजाए मौत दी जाती है। और इसी के साथ केशव को सबूत मिटाने और इसका साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद सुनील शर्मा ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी यह फैसला रद्द कर दिया। अब वह सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच जाता है। 2007 से 2013 तक मामला चलता है और अब 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को कत्ल के 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और सबके फैसले को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है यह कोई पॉइंट मर्डर नहीं हुआ था, जो कुछ हुआ वह अचानक से हुआ और किसी भी सोसाइटी को सुनील शर्मा से कोई खतरा नहीं है। यह हस्बैंड वाइफ का आपसी का मसला था। एक चीज उसको बहुत अच्छे से उसके साथ आ गई कि उसका ना पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, ये उसका पहला क्राइम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को सिर्फ उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद 2 साल बाद सुनील शर्मा ने 2015 में पैरोल के लिए अपील की। उसने कहा 1995 से अब तक मैं 20 साल की सजा काट चुका हूं, इसलिए हाई कोर्ट ने बिना किसी शर्त के साथ उसे पैरोल पर रिहा कर दिया। पर उसके कुछ दिनों बाद उसे कुछ कानूनी नियमों के चलते हुए फिर से जेल में वापस जाना पड़ा। 21 दिसंबर 2018 में जेल से अच्छे आचरण को चलते हुए और 23 साल से ज्यादा की सजा चलने के बाद सुनील शर्मा को तिहाड़ जेल से वापस छोड़ दिया गया। बाहर आने के बाद उसने माना कि वह जिंदगी की उसकी सबसे बड़ी भूल थी और एक पल के लिए उसकी गलती उसकी जिंदगी को
नर्क में बना बैठी। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में लिया गया कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं होता है। सोच समझ के सारी चीजें करिए और कोई भी बात है तो आपस में बात करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। यह कहानी यही खत्म होती है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।